टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, ये है जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर पड़ता है पहलगाम। और पहलगाम से जब आप 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करते हो तो ये यहाँ पे 800 मीटर लंबा एक मैदान है बाइसरन, जिसको इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। और यही वो जगह है जहां 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने एक प्लान तरीके से हमला किया। और ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये ऐसा ही नहीं है कि एक आतंकवादी आया और ऐसे ही बस बंदूक उठाई और गोली चला दी। इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है, जिसमें मल्टीपल ग्रुप्स ने वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजीज और अल्ट्रासेट्स जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके हमला किया। अब ये हमला कैसे किया गया, प्लानिंग कैसे हुई, कहां पे हुई, पाकिस्तान में हुई तो उसके मल्टीपल प्रूफ्स क्या निकल के आए, एक एक चीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये सारी चीजें समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो देखिए, जो अभी मैंने आपको बाइसरन एरिया दिखाया था, इसके इस तरफ एक गांव है जिसका नाम है गुरी। ये गांव ऑफिशियली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बिजबिहारा ब्लॉक में पड़ता है। और इसी गांव के एक घर में पैदा होता है आदिल हुसैन ठोकर, जो कि पहलगाम अटैक का पहला आतंकवादी है। अभी थोड़े दिन पहले इसके घर को तो उड़ा दिया, लेकिन ईयर 1992 में जब ये पैदा हुआ था तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आगे चल के पहलगाम जैसा हमला करेगा, जिसकी वजह से दो देशों के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए। Indian forces have launched terrorist networks near the border, with early reports confirming successful security. आदिल जब यहाँ पे बड़ा हो रहा था तो इसने पहले शाह हमदान पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया, फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहारा से 12th क्लास की, और ईयर 2018 आते आते अनंतनाग में जो रहमत आलम कॉलेज है वहां से अपना MA कंप्लीट करके टीचिंग करने लगा। तो ईयर 2018 तक, जब तक ये कॉलेज में था, तब तक किसी भी एंटी इंडिया एक्टिविटी में इसका नाम नहीं आया था। लेकिन बस एक चीज थी उस टाइम पे जो सबने नोटिस की थी कि उस एरिया में जब भी कोई आतंकवादी मारा जाता था तो उसके जनाजे में जरूर जाता था ये। बाकी किसी और एक्टिविटी में इसका नाम उससे पहले सुनाई में नहीं आया था। लेकिन अप्रैल 2018 में इसने अपना असली गेम स्टार्ट किया। 29 अप्रैल 2018 को ये आदिल ठोकर जो था, ये क्या करता है, अपने घर वालों से बोलता है कि उसका एक एग्जाम है, तो उसके लिए इसको कश्मीर के बडगाम जाना पड़ेगा और वहां एग्जाम देके वापस घर आ जाएगा। और घर वाले भी इसकी बात मान के इसको भेज देते हैं। लेकिन 2 से 3 दिन निकल जाते हैं, लेकिन आदिल अपने घर वापस नहीं आता, बल्कि गायब हो जाता है। और घर वाले बैक टू बैक फोन भी मिलाते हैं इसको, लेकिन इससे बात नहीं होती है। और फिर थक हार के 2 मई 2018 को आदिल ठोकर की जो मदर थी शहजादा बानो, वो पुलिस स्टेशन में जाके मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर करा देती। अब इधर मिसिंग रिपोर्ट तो रजिस्टर हुई, लेकिन एक्चुअल में आदिल ने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इसने बिना किसी को बताए सेम मंथ यानी कि अप्रैल 2018 को पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन लगा के स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर दिया था, हायर स्टडीज के लिए। और बहुत ही कम टाइम में यानी कि सेम मंथ में पाकिस्तान अथॉरिटी जो है वो आदिल ठोकर को स्टूडेंट वीजा ग्रांट भी कर देती है। और इसी वीजा के बेसिस पे आदिल घर में एग्जाम का बहाना बना के अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते वैलिड पासपोर्ट और वैलिड स्टूडेंट वीजा के थ्रू मई 2018 में पाकिस्तान पहुंच जाता है। ये उसकी पिक है उस टाइम की। अब ये पाकिस्तान पहुंच तो गया था, लेकिन इसको पाकिस्तान जाके पढ़ाई नहीं करनी थी। पाकिस्तान पहुंचने के बाद सबसे पहले अपना फोन बंद करता है, अपनी फैमिली और अपनी कश्मीर के आसपास के जो लोग थे उनसे पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट खत्म कर देता है। और सेम डे लश्कर तैयबा की लीडरशिप से मिलता है। लश्कर तैयबा ये वही मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मुंबई पार्लियामेंट ये सब करवाए हैं। अब पाकिस्तान पहुंचने के बाद मुजफ्फराबाद के सवाई नाला में LET का कैंप है, जो कि LOC से 30 किलोमीटर अंदर पड़ता है POK में। यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। दौराए सूफा, दौराए आम, दौराए खास, ये सारी इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में 9 स्ट्राइक्स की गई थी, उसमें से सबसे पहली स्ट्राइक यही की गई थी। अब इधर आदिल की ट्रेनिंग अपनी चलती रहती है, इसको रेडी किया जाता है आगे चल के हमले करने के लिए। दूसरी तरफ जब ये आया था उसके नेक्स्ट मंथ यानी कि 28 जून 2018 को पाकिस्तान के लिए एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो दुनिया के अंदर टेरर फंडिंग की मॉनिटरिंग वगैरह करती है। तो FATF ने पाकिस्तान की एक्टिविटीज को देखते हुए उसे अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ब्लैक लिस्ट करने से पहले ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, एक मौका दिया जाता है सुधरने का। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसकी वजह से IMF, वर्ल्ड बैंक से जो लोन वगैरह मिलते हैं पाकिस्तान को, वो सब रुक जाते। इससे पाकिस्तान के लिए एक सर्वाइवल का भी इशू खड़ा हो जाता। तो ग्रे लिस्ट में डालने के बाद FATF ने पाकिस्तान को गाइडलाइंस दी कि ये जो आपकी कंट्री में लश्कर तैयबा जैसी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, इनकी फंडिंग आप रोको, इन पे एक्शन लो। तो FATF की गाइडलाइंस दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने छोटे मोटे एक्शन लिए। इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करना स्टार्ट करी कि इन्होंने फंडिंग रोक दी है, और इनके लीडर्स जो हैं LET वगैरह के, इनको भी जेल में डाल के दिखाया। अब इसके कुछ महीने बाद 14 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर पुलवामा किया जाता है। इंडिया के अंदर हर कोई बहुत गुस्से में था, और इस हमले के तुरंत बाद इंडिया ने जितने भी प्रूफ थे, जैसे उमर जिसने हमला किया था उसके अकाउंट में कैसे 10.43 लाख रुपीस पाकिस्तान से डाले गए, ये सारे प्रूफ इकट्ठा करके एक डॉजियर बनाया गया। और FATF मेंबर कंट्रीज जो थी जैसे US, फ्रांस, UK, इनको भेजा। 17 से 22 फरवरी तक FATF की पेरिस के अंदर मीटिंग होती है और पाकिस्तान को फाइनल वार्निंग दी जाती है कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो अब इस चीज के बाद पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनकी जो एक्टिविटी थी वो स्लो हो गई और पाकिस्तान में भी शांति हुई। और फिर इसके 5 महीने बाद 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। अब ये चीज होने के बाद पाकिस्तान जो था वो चारों तरफ से फंस गया था। इधर आर्टिकल 370 हट चुका था, मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान ले नहीं सकता था। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये जितनी भी प्रॉक्सी थी इनकी FATF की नजर पड़ी थी उनपे। तो इस चीज से निपटने के लिए पाकिस्तान के मुरीदके में, जहां LET का हेडक्वार्टर है, वहां पे मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं, इसका सोल्यूशन निकाला जाता है और फिर इसके कुछ टाइम बाद एक नया प्लान बनाया जाता है ताकि कश्मीर के अंदर जो लड़ाई है उसको कंटिन्यू किया जा सके। पाकिस्तान एक नए नाम से आतंकवादी आउटफिट बनाता है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF।
प्लान इसमें यह था कि अपना नाम बदलो, चेहरा बदलो और काम सारा का सारा वही पुराना रखो। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोई कंपनी जिसका किसी फ्रॉड के चक्कर में बहुत ज्यादा नाम खराब हो जाता है तो वो नए नाम से कंपनी खोल के सेम काम करने लगती है। तो ठीक वैसा ही यहाँ पे भी किया गया। तो अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटता है और 2 महीने बाद यानी कि अक्टूबर 2019 में द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को सेटअप कर दिया जाता है और यही टीआरएफ आगे चल के पहलगाम के हमले को अंजाम देती है। ये जो टीआरएफ थी इसको ऐसे बनाया गया था कि एक क्लीन लोकल कश्मीरी ग्रुप का इल्यूजन दे, दुनिया भर से ये लोग बचे रहे जिसमें पाकिस्तान का नाम दूर दूर तक ना है। और इस टीआरएफ के अंदर जो पूरा सिस्टम था, जो ऑपरेशन था, उसको चलाने की जिम्मेदारी वही पुराने आतंकवादी जो लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद वाले थे उन्हीं के हाथ में थी, बस नाम बदला गया था। टीआरएफ बनने के बाद हायरिंग एक बहुत बड़ा इशू था, तो इसके लिए इन्होंने इनिशियल फेज में तहरीक मिल्लत इस्लामिया, गजनवी हिंद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के कुछ लोगों को मिला के इन्होंने हायरिंग स्टार्ट करी। और जितनी भी हायरिंग की गई, इन सारी हायरिंग में से एक हायरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम आप याद रखिएगा क्योंकि पहलगाम हमले का एक्चुअल मास्टरमाइंड यही है। इसका नाम है हासिम मूसा। ये हासिम मूसा जो है ये पाकिस्तान आर्मी का एक एसएसजी पैरा कमांडो है। तो पाकिस्तान आर्मी जो थी वो इसकी सर्विस जो थी वो टर्मिनेट करके इसको लोन पे लश्कर तैयबा को दिया था, लोन पे एलईटी को दे दिया। इसका मतलब ये है कि अब ये एलईटी के जितने ऑपरेशंस होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा। और देखिए ये कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। एनआईए की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें साफ ये चीज सामने आई है, जितने ओजीडब्ल्यू के बयान आए हैं, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस डे 1 से इस चीज को कवर कर रही है। और इसमें जो कह रहा है कि एनआईए तो इंडिया की है, ये न्यूज एजेंसीज भी इंडिया की है,